किसी ने सच ही कहा है कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाय गाइज, वेलकम, स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस शानदार लेसन में। तो साथियों, आज इस लेसन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य की। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से तथ्य हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। और जीरो लेवल से इस तरीके से आपको समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हर तथ्य है जो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा और परीक्षा में कोई भी प्रश्न है जो आपका गलत नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जो ये चैप्टर है इस पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले। हमारे सोशल मीडिया लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि हमारा एक मोबाइल ऐप भी है जिसका नाम है वरदान डिजिटल क्लासेज। जी हाँ, वरदान डिजिटल क्लासेज, जो प्ले स्टोर में भी उपलब्ध है। प्ले स्टोर में से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण से संबंधित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन शाम 8 बजे, प्रतिदिन रोज की शाम 8 बजे टेस्ट होता है और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं तो अभी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। वरदान डिजिटल क्लासेज का ऐप है वो आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पे हमारे सभी जो पेड कोर्स हैं वो भी उपलब्ध हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे सस्ते और सबसे अच्छे हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारे टॉपिक का नाम जैसा कि आपको बताया गया है क्या, हिंदी गद्य साहित्य। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, समझिए, एक एक बिंदु को ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलोगे तो एक एक बात आपके माइंड में फीड हो जाएंगी, फिर कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ एक शब्द दिख रहा है गद्य। क्या दिख रहा है? गद्य। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो गद्य है क्या होता है, क्या होता है गद्य, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य शब्द की उत्पत्ति। गद्य शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है ना। तो देखो, ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि जो ये गद्य है, जो गद्य धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? गद्य धातु। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो धातु रूप चलते हैं वो धातु रूप चलते हैं किसमें? संस्कृत में। ठीक है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो गद्य है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु से हुई है। किससे हुई है? गद्य धातु से। ठीक है। अब जो ये गद्य धातु है, इस गद्य का अर्थ क्या होता है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, ये गद्य है, इस गद्य का अर्थ होता है स्पष्ट करना। क्या होता है? स्पष्ट करना। क्योंकि जो भी बातें होती हैं, जो भी भाव होते हैं, जो भी विचार होते हैं, उनको स्पष्ट किया जाता है किसके माध्यम से? गद्य के माध्यम से। ठीक है ना। तो गद्य के माध्यम से उनको स्पष्ट किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम गद्य रखा गया। तो पहला बिंदु हमारा क्लियर हुआ। क्या समझे इससे?
कि जो गद्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत की गद्य धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है क्या, स्पष्ट करना। क्लियर। चलिए दूसरे बिंदु पे हम बात करें तो देखो ध्यान रखना, जो गद्य है उसी को कवियों की कसौटी माना गया है। कवियों की कसौटी किसको माना गया है, गद्य को ही माना गया है। कैसे, क्योंकि गद्यम कविनाम निक्सम वदंती ऐसा कहा गया है। तो दूसरा बिंदु मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उस चीज को समझने का प्रयास करना। तो देखो क्या लिखा मैंने, गद्य को ही कवियों की कसौटी माना गया है। गद्य को ही कवियों की कसौटी माना गया है। तो आप याद रखेंगे, कवियों की कसौटी गद्य है। कवियों की कसौटी क्या है, गद्य। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज भी बिंदु ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कहा गया है क्या, तो देखो गद्यम कविनाम, ध्यान रखना, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। ओके, तो ये बिंदु है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या कहा गया है, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, ठीक है ना। तो इसी वजह से गद्य को ही कवियों की कसौटी माना गया है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्लियर, दो बिंदु क्लियर हो चुके हैं अब तक। गद्य शब्द की उत्पत्ति और कवियों की कसौटी, दो बात हो गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही सिंपल सा है कि आपको पता है जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो साहित्य में आपको ये पता होना चाहिए कि जो काव्य होता है, जो साहित्य होता है, वो काव्य साहित्य कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उनको विभाजित किया जाता है। तो जनरली हम बात करें तो काव्य के तीन भेद किए जाते हैं। कितने, तीन भेद किए जाते हैं। अब ये तीन भेद कौन कौन से हैं, तो नंबर फर्स्ट पे हम लेते हैं पद्य काव्य। कैसे, पद्य काव्य। ठीक है, आप जानते हैं एक तो काव्य कैसे होते हैं, पद्य होते हैं। ठीक है, पद्य काव्य होते हैं। दूसरे जो है नंबर सेकंड पे हम लेते हैं किसको, गद्य काव्य को। तो एक पद्य काव्य हो गया, एक गद्य काव्य हो गया, और तीसरा है साहब कौन सा, चंपू काव्य। कौन सा होता है, चंपू काव्य। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जब साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये नाम आपको बहुत सुनाई देता है। कौन सा, चंपू काव्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चंपू शब्द हम सुनते हैं, ये चंपू है क्या चीज। तो ध्यान रखें, जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण जिसमें होता है, तो ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे ही क्या, चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो तीन हो गए, तो इसको यहां पर मैं लिख देता हूं, गद्य और क्या, पद्य मिश्रित। ठीक है ना, गद्य पद्य मिश्रित जो रचनाएं होती हैं वो गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं ही क्या कहलाती हैं, चंपू काव्य की श्रेणी में आती हैं। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये प्रारंभिक जानकारी है। काव्य के तीन भेद हो गए, पद्य काव्य, गद्य काव्य और एक चंपू काव्य। क्लियर, ठीक है। अब देखो हम तो बात कर रहे हैं किसकी साहब, गद्य साहित्य की। किसकी बात कर रहे हैं, गद्य साहित्य की। तो देखो यहां पर अब हम बात करेंगे गद्य साहित्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं गद्य काव्य के भेद क्या हैं। तो देखिए गद्य काव्य जो है उसके भेद कितने हैं, तो हम बिंदु डालते हैं गद्य काव्य के भेद। देखो जो गद्य काव्य होता है ना, इसको भी एक चीज ध्यान रखना, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया जाता है।
तो अब ये दो भाग कौन कौन से, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। एक तो होती है क्या, कथा। क्या होती है? गद्य काव्य में कथा होती है। एक आख्यानिका होती है। क्या होता है? आख्यानिका। तो कथा क्या है, आख्यानिका क्या है, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, जनरली तो हम कथा, नाम तो सुना है हमने, लेकिन कथा एक्चुअली है क्या, कथा की परिभाषा हम क्या दें, क्या होती है कथा, नहीं पता। आख्यानिका क्या होती है, नहीं पता। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जब गद्य काव्य के भेद की बात की जाती है तो एक आता है कथा और एक होता है आख्यानिका। तो कथा में क्या आता है, तो देखो, जब कोई भी लेखक है वो कल्पना के आधार पर गद्य रचना करता है, किसके आधार पर, कल्पना के आधार पर गद्य रचना करता है, तो उसे कथा कहा जाता है। क्लियर हुआ बिंदु? कथा किसे कहेंगे, तो देखो बिंदु में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। जब कोई लेखक कल्पना के आधार पर, जब कोई लेखक कल्पना के आधार पर गद्य रचना करता है, गद्य रचना करता है, तो उसे कथा कहा जाता है। यस। तो देखो ये बात बिंदु क्लियर हुआ आपको कि कथा किसे कहेंगे, कल्पना के आधार पर। इस बिंदु को पकड़ना है आपको, ठीक है, कि जब कोई लेखक कल्पना के आधार पर गद्य रचना करता है तो उसे क्या, कथा कहा जाता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे नॉर्मल बात है। ओके, नंबर 2, दूसरी बात हम करते हैं आख्यानिका। आख्यान जो होते हैं ना, आख्यान आपने खूब सुने होंगे, तो आख्यानिका या आख्यायिका के नाम से इनको जाना जाता है। आख्यानिका कह दो या आख्यायिका कह दो, ठीक है। तो अब ये जो आख्यानिका है ये क्या है मामला, ध्यान दो। यहां पर जब भी कोई लेखक कल्पना के आधार पर, लेकिन आपने देखा होगा कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जिनमें जो इतिहास के पात्र होते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके फिर काव्य रचना की जाती है। तो जो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर जो गद्य रचना लिखी जाती है वो क्या, आख्यानिका या आख्यायिका कहलाती है। कल्पना के आधार पर जो गद्य रचनाएं लिखी गई वो कथा, और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लिखी गई वो क्या, आख्यायिका। दोनों में क्लियर डिफरेंस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आख्यायिका है क्या, ये आख्यानिका। हालांकि तो इसको देखो हम लिखते हैं, तो देखो जब कोई, सेम इसी आधार पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई लेखक ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, किसके आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर गद्य रचना करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आख्यानिका कहा जाता है। यस, समझ में आ गई बात? तो एक बार बिंदु को पढ़ लो। जब कोई लेखक कल्पना के आधार पर गद्य रचना करता है तो उसे कथा कहा जाता है, और जब कोई लेखक ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर गद्य रचना करता है तो उसे आख्यानिका या आख्यायिका कहा जाता है। बिंदु क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दो भेद किसके, गद्य काव्य के माने जाते हैं। अब सुनो,
अब बात हम करते हैं किसकी, कि हिंदी जो है, हिंदी का प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है, वो प्रारंभिक गद्य साहित्य क्या है। क्योंकि आधुनिक गद्य साहित्य एक अलग बात है और प्रारंभिक गद्य साहित्य है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। दोनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये शामिल हुए, कैसे इनकी संरचना बनी, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं क्या, हिंदी का प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है वो किस प्रकार से विभाजित होता है। तो देखिए हिंदी का बिंदु हम डालते हैं क्या, हिंदी का प्रारंभिक, हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य क्या है मामला, समझने की बात है। देखो ध्यान दो कि हिंदी साहित्य में जो गद्य लेखन है, कैसा गद्य लेखन, इस गद्य लेखन की जो वास्तविक शुरुआत है वो भारतेंदु युग से मानी जाती है। किससे, भारतेंदु युग से। समझ गए बात कि हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की वास्तविक शुरुआत है जो कहां से, भारतेंदु युग से मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु युग से पहले कोई गद्य साहित्य, गद्य रचनाएं लिखी ही नहीं गई, ऐसा भी नहीं है। भारतेंदु युग से पहले भी बहुत सी गद्य रचनाएं लिखी गई हैं। समझ रहे हो बात को। तो जो इससे पहले जो गद्य रचनाएं लिखी गई हैं उनको ही हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य कहा जाता है। तो हिंदी का प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है उसमें किसको शामिल किया जाता है, तो भारतेंदु युग से पहले की जो भी गद्य रचनाएं हैं वो सारी की सारी गद्य रचनाएं किसमें, हिंदी के जो प्रारंभिक गद्य साहित्य है उसमें शामिल हो जाती हैं। ओके, फिर भारतेंदु युग से बाद की, जिसको हम आधुनिक गद्य के नाम से जानते हैं, उसका फिर विभाजन किया जाता है। तो उसका विभाजन हम पढ़ें उससे पहले हमें प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं क्या है। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में गद्य लेखन, हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की वास्तविक शुरुआत, की वास्तविक शुरुआत कहां से, भारतेंदु युग, वास्तविक शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, ठीक है। किससे मानी जाती है, भारतेंदु युग से मानी जाती है। लेकिन इससे पहले, लेकिन इससे पहले भी गद्य रचनाएं, इससे पहले भी गद्य रचनाएं लिखी गई, ठीक है ना। समझ में आई बात क्या, कि हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की वास्तविक शुरुआत है जो भारतेंदु युग से मानी जाती है। लेकिन जो भारतेंदु युग है उससे पहले भी गद्य रचनाएं लिखी गई थी और उसे ही हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य कहा जाता है। तो देखो लिखी गई थी, उसे ही हिंदी का प्रारंभिक, उसे ही हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य कहा जाता है। ओके, ये बिंदु क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हिंदी का प्रारंभिक गद्य साहित्य क्या है। मतलब भारतेंदु युग से पहले जो भी गद्य रचनाएं लिखी गई वो सारी की सारी रचनाएं किसमें, हिंदी के प्रारंभिक गद्य साहित्य में शामिल की जाती हैं, ठीक है ना। तो हिंदी ने गद्य रूप में आने के लिए आपको पता है बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। और जो आज जिस रूप में वो बैठी हुई है, जो प्रतिष्ठा
प्राप्त की है वो संघर्ष की बदौलत। तो संघर्ष है वो जीवन की कहानी है। संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। समय जैसा कि अब चल भी रहा है, कोरोना काल चल रहा है साहब, बहुत बड़ी विडंबना चल रही है सभी के साथ में, लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी के मजे लेना सीखो, जिंदगी के मजे लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे और हमारे मजे लेता ही रहता है, तो वक्त तो मजे लेते ही रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष से बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ। आपको पता है, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो कुछ भी करके हमें सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, और लगातार अध्ययन करते रहिए। और निसंदेह आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए से बाहर जा ही नहीं सकता, ऐसा विद्यार्थियों का विश्वास है। विद्यार्थी भी कहते हैं, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट भी आते रहते हैं, बहुत से साथियों के अच्छे अच्छे जो सुझाव हैं वो भी आते रहते हैं। तो आप अपने जो भी सुझाव हैं वो भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लगातार लगे रहो, जुड़े रहो, और निसंदेह आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ओके, वरदान डिजिटल क्लासेज का जो ऐप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसे अवश्य इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि जो संबंधित चीजें हैं वो आपको वहां उपलब्ध होती रहेंगी। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात थी एक बेसिक। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी का प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है, उस प्रारंभिक गद्य साहित्य को हम भाषा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, हिंदी के प्रारंभिक गद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं समझते हैं, आइए। तो देखो, हमारा नेक्स्ट बिंदु क्या है कि भाषा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से हिंदी के प्रारंभिक, हिंदी के प्रारंभिक गद्य साहित्य को, भाषा की दृष्टि से हिंदी के प्रारंभिक गद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 4 भाग कौन कौन सा है, तो वो चीज समझना। नंबर 1, कौन सी भाषा के आधार पर हम बात करें गद्य साहित्य, तो एक तो होता है कौन सा, राजस्थानी भाषा का गद्य, ठीक है। कौन सा, राजस्थानी भाषा का गद्य साहित्य होता है। दूसरी हम अगर बात करें तो ध्यान रखना, मैथिली, ये हिंदी के रूप है वैसे। मैथिली, मैथिल कोकिल विद्यापति का नाम आपने सुन ही रखा होगा, ठीक है ना। तो कौन सा, मैथिली भाषा का गद्य। तो देखो, 2 हो गए, राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा मैथिली भाषा का गद्य, तीसरा ब्रज भाषा का गद्य। कौन सा, ब्रज भाषा का गद्य, ब्रज भाषा का गद्य। और चौथा जो है वो है साहब किसका, खड़ी बोली का गद्य, खड़ी बोली का गद्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि भाषा की दृष्टि से हिंदी का जो प्रारंभिक गद्य साहित्य है उसको कितने 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है।
एक राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा मैथिली भाषा का गद्य, तीसरा ब्रज भाषा का और चौथा खड़ी बोली का गद्य। इस तरीके से 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी हिंदी की जो गद्य साहित्य उसकी एक प्रारंभिक जानकारी कि किस प्रकार से हिंदी का गद्य साहित्य है वो शुरुआत होती है उसकी, कैसे उसका प्रारंभ होता है। ठीक है ना। अब हम स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा जिससे कि आपको साहित्य समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और हर चीज को आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो अब हमें यहां पता चल गया, पहले हमें प्रारंभिक गद्य साहित्य पढ़ना है। जब प्रारंभिक गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये 4 बातें आ चुकी हैं। तो पहले हमें राजस्थानी भाषा का गद्य पढ़ना है, फिर मैथिली का, फिर ब्रज भाषा का और फिर खड़ी बोली का गद्य। ठीक है ना। तो इससे हमारा प्रारंभिक जो गद्य साहित्य है वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में आधुनिक गद्य में प्रवेश कर जाएंगे जहां से वास्तविक शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आज के लेसन में इतना ही काफी है। अब स्टेप में जब हम चलेंगे तो एक एक लेसन स्पेशली मैं आपको बना के दूंगा। किसका? राजस्थानी भाषा का गद्य, उसको पढ़ेंगे, फिर मैथिली भाषा के गद्य को पढ़ेंगे, फिर ब्रज भाषा के गद्य को पढ़ेंगे और फिर खड़ी बोली के गद्य को पढ़ेंगे। तो यहां से आपका कोई बिंदु नहीं छूटेगा। ठीक है ना। समझ में आ गई पूरी गाथा? तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये लेसन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं राजस्थानी भाषा के गद्य साहित्य के साथ नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लगे रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। थैंक यू।